हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कंपोनेंट करेंगे, रिसीवेबल मैनेजमेंट। जो एक फर्म है जब वो सेल करती है तो उसके अंदर कुछ कैश सेल होता है, कुछ क्रेडिट सेल होता है। क्रेडिट सेल के अंदर क्या होता है कि हम क्रेडिट पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनकी पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलनी होती है। जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, जिन लोगों को हम सेल करते हैं उनको हम डेटर या रिसीवेबल कहते हैं। जो क्रेडिट सेल होती है उसके अंदर 3 तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है। एक तो रिस्क होता है क्योंकि वो हमें फ्यूचर के अंदर कैश मिलना है। सेकेंड होता है कि चीज़ें इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन पैसा फ्यूचर के अंदर मिलना है। और यहाँ पे भी करंटली हमें पैसा नहीं मिलेगा, फ्यूचर के अंदर मिलेगा। और जो करंट एसेट होते हैं उनके अंदर रिसीवेबल का सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। इंडिया के अंदर जो ट्रेड डेटर्स हैं, इन्वेंट्री के बाद 1/3 ऑफ करंट एसेट्स हैं। ट्रेड डेटर्स को जब हम क्रेडिट पे देते हैं तो नेचुरली हमारा पैसा उनमें ब्लॉक हो जाता है और ये जो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज़ ये पैसे हमारे पास होते तो हम अपनी बिज़नेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके अर्निंग जनरेट कर सकते थे। लेकिन ये पैसा हमने क्रेडिट पे उनको चीज़ें दिया तो हमें फ्यूचर के अंदर मिलेगा, तो नेचुरली ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। नेचुरली वो पैसा इमीडिएटली मिल जाता तो हम उससे अपने बिज़नेस को रन कर सकते थे, बट वो पैसा हमें कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। उसी तरह जब हमने डेटर से पैसा रिसीव करना है तो उनके ऊपर एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उनको रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके बैड डेट होने के भी चांसेस होते हैं। और अब हमने कितना क्रेडिट देना चाहिए, ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे साइज़ ऑफ क्रेडिट सेल्स हैं, अगर हमारी टोटल सेल के अंदर क्रेडिट सेल का पोर्शन ज़्यादा है तो हमारा साइज़ ऑफ रिसीवेबल भी ज़्यादा होएगा। अगर हमारी टोटल सेल के अंदर कैश का पोर्शन कम है तो साइज़ ऑफ रिसीवेबल भी जो है कम होएगा। फिर है कि क्रेडिट पॉलिसी हम लिबरल देते हैं तो साइज़ ऑफ रिसीवेबल ज़्यादा होएगा, अगर कंजर्वेटिव देते हैं तो कम होएगा। फिर है कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर हमें सप्लायर जो है ज़्यादा डेज़ का क्रेडिट देते हैं और हम डेटर्स को कम डेज़ का क्रेडिट देते हैं तो साइज़ ऑफ रिसीवेबल ज़्यादा होएगा। वाइस वर्सा, अगर हमें कम डेज़ का क्रेडिट मिलता है और डेटर को ज़्यादा दिन का पड़ता है तो साइज़ ऑफ रिसीवेबल कम होगा। उसके बाद ये कि अगर हमने फर्म की एक्सपेंशन करनी है तो उसमें हमें ज़्यादा लोगों को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमें क्रेडिट पे सेल करना पड़ेगा। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारी सेल क्रेडिट पे देने से इंक्रीज़ हो रही है तो उस वक्त हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा क्रेडिट पे सेल करना चाहिए। फिर हम ये भी देखते हैं कि क्रेडिट पे सेल देने से क्या हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और अगर हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो साइज़ ऑफ रिसीवेबल भी ज़्यादा होएगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि उनसे पैसा कलेक्ट करने के ऊपर हमारी कॉस्ट कम आती है और बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है तो साइज़ ऑफ रिसीवेबल ज़्यादा होएगा। फिर इसके बाद है कि अगर हमारे कस्टमर ऑनेस्ट हैं, रेगुलरली पे कर जाते हैं तो हमारा साइज़ ऑफ रिसीवेबल ज़्यादा होएगा। और अगर हमें लगता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं राइट टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो वहाँ पे साइज़ ऑफ रिसीवेबल कम होगा। फिर उसके बाद है कि हम अपने जो रिसीवेबल हैं उनकी फ़ोरकास्टिंग कैसे करते हैं। फिर उसके अंदर ये होता है कि क्रेडिट पीरियड हमने कितने डेज़ का देना है, और जब हमने इसके अंदर हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमें कितने डेज़ का क्रेडिट देना चाहिए अभी, ताकि हमारा पैसा जो है ज़्यादा देर के लिए ब्लॉक ना हो। उसके लिए हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या प्रैक्टिसेस हैं, हमारा कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सेल बढ़ती है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होती है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होती है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें उसी सीमा तक क्रेडिट सेल देना चाहिए जिस सीमा तक वो कम होती है। फिर उसके बाद है कि हमारे खर्चे कितने होंगे उनके कलेक्शन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हैं, रिमाइंडर भेजना है, पर्सनल विजिट्स देनी है, तो ये सारे खर्चे जो है हमें कैलकुलेट करना चाहिए। अगर हमें रिसीवेबल के अंदर ये लगता है कि बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है और खर्चे कम हो रहे हैं, फिर उसके अंदर हमें ये भी देखना है कि कितने डेज़ के अंदर हमारा पैसा जो है रिटर्न बैक हो जाएगा। उसके अंदर हम देखते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड के अंदर देखते हैं ट्रेड डेटर्स इनटू नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज अपॉन नेट सेल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है वो हमेशा अपना एवरेज कलेक्शन जो है अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर को डिस्काउंट की फैसिलिटी देती है, देखती है कि कितना डिस्काउंट देना है ताकि जो कस्टमर है वो मोटिवेट होकर हमें जल्दी से पैसे दे जाएं। फिर उसके अंदर ये भी देखती है कि एवरेज साइज़ ऑफ रिसीवेबल कितना होना चाहिए, वो ये
एस्टिमेटेड एनुअल सेल इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड के बेसिस पे देखते हैं कि हमने रिसीवेबल के अंदर एवरेज बेसिस पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। नेचुरली जो रिसीवेबल है इसको मैनेज करना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नेचुरली पैसा यहाँ पे हमारा ब्लॉक हो जाता है और जो कंपनी के लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं इसी के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमें एक सूटेबल क्रेडिट पॉलिसी बनानी चाहिए, सूटेबली एग्जीक्यूट करना चाहिए, सूटेबली उसकी एवेलुएशन करनी चाहिए। फर्स्ट है क्रेडिट पॉलिसी। जब हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ट्रेड अकाउंट की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी को हम चेक करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हमने उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को मेयर करना है, उसकी हैबिट्स को मेयर करना है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम उनको कितने डेज़ का क्रेडिट देंगे। ये डिपेंड करता है मार्केट के अंदर क्या प्रैक्टिस चल रही है, हमारे कॉम्पिटिटर क्या दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम डिस्काउंट की फैसिलिटी दें तो क्या वो इमीडिएटली पेमेंट हमें करेगा। फिर उसको हमने कितने डेज़ तक की ऑफ़र देनी है, जिस डिस्काउंट पीरियड इतनी देर तक के लिए वैलिड है, अगर आप इतनी देर तक पेमेंट करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। फिर है एग्जीक्यूटिंग क्रेडिट पॉलिसी। जब हम क्रेडिट पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकली ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। जिस पार्टी को हमने क्रेडिट पे देना है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस देख के, उनकी क्रेडिट की क्वालिटी देख के, प्रॉपरली एनालाइज करके, फिर उसके बेसिस पे हम डिसीज़न लेते हैं कि इसको हमने क्रेडिट देना है या नहीं देना है, या देना भी है तो कितनी देर का देना है, कितनी वैल्यू तक का देना है। फिर उसके अंदर हम ये भी चेक करते हैं कि अगर हमने क्रेडिट पे डेटर को सेल किया है तो क्या हमें फिनांसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है फैक्टरिंग की फॉर्म में या बिल डिस्काउंटिंग के अंदर, ये अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कलेक्शन पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक प्रॉपर कलेक्शन पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं कि कई डेटर्स ऐसे होते हैं कि जो टाइम पे पेमेंट कर जाते हैं, कुछ डेटर्स ऐसे भी होते हैं कि उनका जो पीरियड होता है एक्सपायर हो जाता है लेकिन वो हमें पेमेंट नहीं करते। उस सिचुएशन के अंदर हमने उनसे पेमेंट कैसे वसूल करनी है, कैसे उनको रिमाइंडर भेजनी है, कैसे उनको पर्सनल विजिट्स करनी है, वो सारी पॉलिसी हम इसके अंदर फॉर्मुलेट करते हैं। फिर एक कि जो हम क्रेडिट पे देते हैं इसकी जो मॉनिटरिंग है, ये हम एवरेज कलेक्शन पीरियड और एजिंग शेड्यूल बना के कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड के अंदर क्या होता है कि हमने एवरेज बेसिस पे पीरियड डिफाइन किया होता है और जो एक्चुअल जिस पीरियड के अंदर कलेक्शन आती है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। सेकंड ये भी होता है कि हम एजिंग शेड्यूल भी बना लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे हमने टोटल क्रेडिट इतना दिया है डेटर्स को 0 to 30 डेज़ के अंदर देखो 5 लाख है, 50% ऑफ डेटर्स है, 31 to 40 डेज़ के अंदर 10% है, 41 to 60 के अंदर 20% है। इस तरह एजिंग शेड्यूल बना के भी हमें पता चल जाता है कि हमारे डेटर्स को हमने कितने डेज़ का क्रेडिट दिया है। फिर उसके बाद है फैक्टरिंग एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। फैक्टरिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्रेडिट पे माल सप्लाई करते हैं तो हमें इमीडिएटली फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, बट हमारा फ़ंड जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि फैक्टरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। फैक्टरिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो है फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सेलिंग फर्म जो है गुड्स को क्रेडिट पे सेल करती है, उसके बेसिस पे जो इनवाइस की कॉपीज़ होती है वो फैक्टर के पास होता है। फैक्टर जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स होते हैं, जो प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद क्या होता है कि सेलिंग फर्म को फिनांसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ उसके अंदर परसेंटेज डिडक्ट करके वो सेलिंग फर्म को फिनांस कर देते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मेच्योरिटी डेट के ऊपर क्या होता है कि कस्टमर जो है फैक्टर को वापस कर देता है। ये विद रिकोर्स भी हो सकता है, विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। विद रिकोर्स के अंदर तो क्या होता है कि अगर कल को कस्टमर वापस नहीं करता तो सेलिंग फर्म को फैक्टर को वापस करने पड़ेंगे। विदाउट रिकोर्स के अंदर क्या होता है कि कल को अगर कस्टमर बैड डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो फैक्टर का रिस्क होता है। इसके अंदर ये होता है कि फैक्टरिंग कई बार तो फिनांसिंग की फैसिलिटी भी देता है, कई बार क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट सेल है उसका लेजर भी मेंटेन करता है, कलेक्शन भी करता है, कई बार ये फुल सर्विस भी प्रोवाइड करता है।